गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે હિન્દીમાં ધોરણ 9 અને 10માં પણ પૂછાય છે સમાસના વ્યાકરણનો ટોપિક આપણે જોઈશું। બ્લેકબોર્ડ पर जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त संक्षिप्त या संक्षिप्त रूप। समास का संक्षिप्त अर्थ क्या होता है? टूंकू रूप, जिसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि राजकुमार सख्त बीमार था। उसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है? राजकुमार सख्त बीमार था। राजकुमारा समास तो टूंकू रूप जनस कहिए तो राजकुमार का संक्षिप्त रूप राजकुमार। राजा का कुमार सख्त बीमार था। राजा का कुमार सख्त बीमार था। वाक्य रचना आप देख रहे हैं ना। राजा का कुमार सख्त बीमार था। संक्षिप्त रूप है टूंकू रूप है શું થઈ ગયું? राजकुमार। आ राजकुमार ए समास। समासનો शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त रूप यानी टूंकू रूप, जिसे हम समास कहते हैं। हम उपयुक्त वाक्य में देख रहे हैं कि राजा का कुमार सख्त बीमार था, तो राजकुमार उसका संक्षिप्त रूप हो गया। यानी कि जो संक्षिप्त रूप होता है यानी उसे समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या कहलाती है? समास की परिभाषा कहलाती है कि संक्षिप्त रूप यानी दो या अधिक शब्दों को अपने विभक्त चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। समास यानी कि दो या अधिक शब्दों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों को छोड़कर मिल जाना ही समास कहलाता है। यानी समास में दो या अनेक पद होने चाहिए, दो से अनेक पद होने चाहिए, जिसे हम समास कहते हैं। समास के बिखरे रूप को समास विग्रह और समास कहते हैं। समास के बिखरे रूप को यानी कि समास होने के पूर्व पद के बिखरे रूप को समास विग्रह भी कहते हैं। और संक्षिप्त रूप को समास पद या सामासिक रूप भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया कि राजा का कुमार सख्त बीमार है। यह का जो बिखरे रूप है यानी राजकुमार, संक्षिप्त रूप हो गया राजकुमार। समास के भेद यानी प्रकार, समास के भेद यानी प्रकार। तो समास के भेद के बारे में हम देखते तो प्रकार के बारे में देखें तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। समास के भेद के बारे में देखते हैं तो समास के ये भेद है 9वीं कक्षा के लिए जो है तो अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव की समास की परिभाषा क्या कहती है पहले में देखना पड़ेगा कि अव्ययभाव की समास की व्याख्या क्या कहती है। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं तो पहले परिभाषा समझ लेना उचित होता है। अगर हम परिभाषा नहीं समझ पाएंगे तो उस समास को भी पहचान पाएंगे नहीं। तो अव्ययभाव समास की व्याख्या हमें कहती है कि जिस समास में पहला पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह शब्द अव्यय होता है, उस सामाजिक क्रिया विशेषण को अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो यथा शक्ति आ समास को विग्रह कहिए। विग्रह तो शक्ति के अनुसार विग्रह करिए तो शक्ति के अनुसार। ओके, तभी जो अव्ययभाव समास की व्याख्या शू बोलो? अव्ययभाव समास की परिभाषा शू के कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और शब्द अव्यय हो उसे सामाजिक शब्द यानी कि अव्ययभाव समास कहते हैं। और दूसरा पद अव्यय यानी पूर्व पद जिसमें क्रिया विशेषण हो, लिंग हो, वचन हो, काल हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। और भी कई उदाहरण है। यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार। पहला पद प्रधान हो
अव्ययभाव में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद लिंग वचन काल होता है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ये परिभाषा है। तो पहला पद यानी कि यथा और दूसरा जो है वो शक्ति, यानी ये शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन। और कई उदाहरण है, यथाशीघ्र यानी जितना शीघ्र हो, आमरण मरण तक, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दूसरा देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की व्याख्या क्या कहती है कि जिस समास में, परिभाषा आप समझ लो कि जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो, जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो और उत्तरपद विशेष्य हो, जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो और उत्तरपद विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखिए तो महापुरुष, महापुरुष, ओके। विग्रह करने के बाद महान पुरुष हो जाता है, विग्रह करने के बाद महान पुरुष। विग्रह करने के बाद पूर्वपद प्रधान। अब कर्मधारय समास की व्याख्या कर्मधारय व्याख्या की परिभाषा, कर्मधारय समास की पूर्व परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो, जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो, अपूर्वपद महा विशेषता बताओ विशेषण और उत्तरपद विशेष्य और अविशेष्य पुरुष पण केवो महापुरुष, महापुरुष એટલે उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सुविचार, उदाहरण के तौर पर दूसरे भी देख सकते हैं कि सुविचार यानी कि अच्छा विचार। महावीर, महान जो वीर है वो। महात्मा, तो महान जिसकी आत्मा है वो, यानी उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा समास देखिए कि द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आता है? द्विगु समास की परिभाषा हम देखें तो द्विगु समास की परिभाषा यह कहलाती है कि जिस समस्त पद में, यानी पूरे ही पूरे पद में संख्या का उल्लेख हो, पूरा का पूरा पद संख्या का उल्लेख हो, यानी संख्यावाचक या फिर परिणामवाचक हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में संख्या यानी कि परिणामवाचक का उल्लेख हो उसे हम द्विगुवाचक यानी कि द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिकाल समास, उसे विग्रह करते हैं। विग्रह करने पर क्या होगा? तीन कालों का समूह, तीन कालों का समूह। यहाँ पर संख्या का उल्लेख हुआ ना, तीन काल, त्रण कालनो समूह। त्रिकाल यानी त्रण कालनो समूह, गुजराती में त्रण कालनो समूह એટલે संख्याओं थी ना। पंचामृत, और उदाहरण देखिए तो पंचामृत तो 5 अमृतों का समूह। नवरात्रि, जिसे हम आपका प्रिय त्योहार जिसे कहते हैं नवरात्रि, नवरात्रि किसे कहते हैं? 9 दिनों का समूह कहता है ना, उसे नवरात्रि हम कहते हैं। नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह। चौवनी, तो 4 मासों का 4 आनों का समूह। चौराहा, चौराहा चौकड़ी तमें कहो ना, मेलडी चौकड़ी जाने कहते चौराहा क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 रास्ता वहां पर निकल, 4 राहों का समूह। चौराहा यानी 4 राहों का समूह। यहाँ पर तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जिस समास में संख्या का उल्लेख हो, जिस पद में संख्या का उल्लेख हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ओके, द्विगु समास का पता हो गया, चल गया ना आपको कि द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में यानी जिस पद में संख्या का उल्लेख हो उसे हम द्विगु कहते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में उसकी भी परिभाषा सुन लो। द्वंद्व समास क्या कहते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कहती है कि जिस पद में पहला और दूसरा दोनों पद महत्व का हो, यानी महत्व स्थान धराता हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता।
बीच के शब्दों को कारक कहते हैं। माता और पिता और न विग्रह करवा और एक कारक हो। जिस पद में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया माता पिता, आ समास माता पिता आपी हो इन्हें विग्रह करी आपे तो माता और पिता, माता पर महत्वना और पिता पर महत्वना। तो समास की परिभाषा हम पहले देख लेते हैं कि जिस समास में दोनों पद महत्व के और उसमें कारक कौन कौन से हैं, और या परंतु, यह सब कारक आते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ आपको पता चल गया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, गाय बैल, गाय और बैल दोनों महत्व है। ऋषि और मुनि, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पर और जो है कारक है। और फिर धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, या है ना धर्म या अधर्म, छोटा बड़ा तो छोटा विग्रह करने पर छोटा बड़ा नो विग्रह करो तमे, टूंकू रूप छोटा बड़ा पर विग्रह करजो छोटा या बड़ा, ठंडा या गरम, हाँ या ना, दाल रोटी, रुपया पैसा, गुण दोष, गुण या दोष, ये सारे समास में या परंतु वगैरह वगैरह या और आता है, यानी दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। समास का यहाँ पर हमने टॉपिक लिया हुआ है व्याकरण का, जो 9वीं और 10वीं दोनों कक्षा में उपयोगी बनता है। तो यहाँ पर समास यानी कि संक्षिप्त रूप, जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ટૂંકું રૂપ, समास यानी टूंकू रूप, समास यानी टूंकू रूप। दो या अधिक शब्दों से समास बनता है, दो या अधिक शब्दों से समास बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राजा का कुमार आ समास है, पर टूंकू रूप करवो तो શું થાય राजकुमार થઈ ગયું ને। राजा का कुमार નું टूंकू रूप करवो तो का કાઢી નાખવું ને, आ कारक हो, सुह कारक हो तो राजकुमार। समास के भेद के बारे में देख लिया, 4 भेद के बारे में पता चला, अव्ययभाव समास, कर्मधारय, दिक्भु वर्गन, और आगे समास के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट समय पर बताएंगे। ओके।